डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज, जिसके अंदर हम सिलेबस करेंगे कंप्लीट बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है वो देख सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सिलेबस हर यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 में ही हो, किसी में सेमेस्टर 1 में हो सकता है, किसी में सेमेस्टर 2 में, किसी में सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6 से। तो सिलेबस अगर आप देखोगे वो हर यूनिवर्सिटी के लिए जो मैं टॉपिक करवाऊंगा हर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्या ये डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। खैर डिस्टेंस के लिए तो जैसे कि मैथ के लिए ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री में तो होता ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए ये जो यूनिट्स आपकी वैलिड रहेंगी। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सेक्शन ए के अंदर आता है हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड आता है हमारा अमाइंस। सेक्शन बी के अंदर आता है हमारा डाइजोनियम साल्ट्स और एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो हमारी छोटी सी यूनिट है डाइजोनियम साल्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है नहीं सर डाइजोनियम साल्ट नहीं, आप पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करा दो, तो एक बार 2 लेक्चर में डाइजोनियम साल्ट के दे दूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक में हमारा ऑर्गेनिक का नंबर आएगा तो हम वहाँ पे IR स्टार्ट करवा देंगे। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि डाइजोनियम को ही हम कंटिन्यू रखें या फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है हमें स्टार्ट कराएं। जैसे कि डाइजोनियम साल्ट, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं हम। साल्ट, साल्ट बेसिकली हम यूज ही तब करते हैं जब एक कैटायन और एक एनायन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा होगा डाइजोनियम साल्ट को ऐसे लिखा जाता है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसके लिए इसको क्या बोला जाता है भाई, साल्ट बोला जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें डाइजोनियम, डाइजोनियम बेसिकली जो वर्ड है वो यूज किया जाता है जब किसी के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो बॉन्डिंग जब किसी के साथ होती है उसके लिए हम जो है डाइजोनियम वर्ड यूज कर लेते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है यानी बेंजीन रिंग है, तो उसके लिए इसका जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एराइल डाइजोनियम। क्या यूज किया जाता है, एराइल डाइजोनियम। अब ये जो नाइट्रोजन है ये कंबाइन हो सकती है अलग अलग टाइप के एनायन के साथ में। अब वो एनायन क्या हो सकते हैं, अब एनायन के साथ में क्यों कंबाइन हो रही है भाई, टू फॉर्म साल्ट, ताकि वो क्या बना सके भाई, साल्ट बना सके। तो यहाँ पर इसके साथ जो एनायन कंबाइन हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, और भी हो सकते हैं हमारा भाई BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव ETC। जैसे मैं अगर यहाँ मान लिया Cl को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो क्या लिखेंगे हम, AR N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव लगाना आपको और फिर N के साथ Cl नेगेटिव। इसका जो नाम होगा इसको बोला जाता है एरीन डाइजोनियम साल्ट, एरीन डाइजोनियम साल्ट। अब ये जो AR है, AR बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, एरोमेटिक को। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूं बेंजीन, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे हमें, बेंजीन डाइजोनियम। क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम। अब इसके अंदर अगर हम कोई एनायन ऐड कर देते, मान लिया मैंने एनायड Cl नेगेटिव को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया भाई हमारा बेंजीन, उसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव पॉजिटिव। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाएगा इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बन गया है कि डाइजोनियम का साल्ट बन गया है। अगर मैं यहाँ पर Br नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। अगर मैं HSO4 नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। या BF4 आ जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इस प्रकार से जो है हम क्या बना सकते हैं, अलग अलग डाइजोनियम में साल्ट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर आपने यहाँ पर AR लिखा यानी एरोमेटिक कंपाउंड को ये AR रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या हम यहाँ पर AR की बजाय R ग्रुप जिसे क्या बोला जाता है, अल्काइल ग्रुप, क्या हम ये भी ले सकते हैं?
तो जवाब होगा भाई नहीं। क्या होगा जवाब हमारा? नहीं। रीजन क्या है अभी इसका? क्योंकि जो आर ग्रुप के साथ जब ये कंबाइन होता है तो ये जो स्पीसीज बनती है N2Cl की आर ग्रुप के साथ है वो हाईली रिएक्टिव होती है और इमीडिएटली वो डिसोसिएट हो जाती है, जिस वजह से जो एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट है वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल होते हैं। आर ग्रुप अगर जुड़ जाता है उसको क्या बोला जाता है भाई? एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं उसको? एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे भाई? एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट आर अनस्टेबल एज कंपेयर्ड टू एरोमेटिक बिकॉज दे डिकम्पोज रेडली एट इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है। अगर हम 0 डिग्री पे भी एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट को रख देते हैं तो इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होकर के कौन सी गैस लिबरेट करते हैं भाई? नाइट्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, यानी N2 लिबरेट करते हैं, जिस वजह से क्या बोला जाता है कि जो एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट है वो कम स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में? एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट के कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन आता है वाही कि सर एरोमेटिक के केस में इतनी अनस्टेबिलिटी नहीं है जितनी अनस्टेबिलिटी एलिफेटिक के केस में है, तो उसका रीजन क्या है? तो उसके रीजन को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जिसे हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत आसान टॉपिक है जिसको बोला जाता है रेजोनेंस। तो उससे पहले मैं आपको एक बार रेजोनेंस बताता हूँ। क्या था हमारा? रेजोनेंस। आपने कई बार पढ़ा होगा, शायद ही ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। सिंपली मैं बोलता हूँ रेजोनेंस को शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाए ना तो आप समझ लीजिए उसके अंदर क्या हो गई? रेजोनेंस हो गई। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है भाई? जैसे हमारा जहां पर भी डबल बॉन्ड हो, कंडीशन हमें याद रहनी चाहिए रेजोनेंस की। क्या कंडीशन होती है भाई? अल्टरनेट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए हमारा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन जरूरी नहीं है, अल्टरनेट पे कोई दूसरा आइटम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कार्बन का ही केस। दूसरा भाई, मान लिया ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन जो है इसके ऊपर या तो कैटायन होना चाहिए या फिर इसके ऊपर एनायन होना चाहिए या फिर इसके ऊपर कोई फ्री रेडिकल स्पीसीज प्रेजेंट होनी चाहिए। ये हमारी 4 नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है या नहीं उसका पता लगाने के लिए। अब मैं आपको रेजोनेंस का एक सिंपल सा केस लेकर के चलता हूँ। एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं रेजोनेंस की। पहली डेफिनेशन मैंने क्या बताई हुई? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कहलाता है हमारा? रेजोनेंस कहलाता है। अब दूसरी डेफिनेशन में मैं क्या बताऊंगा? अगर हम बात करें बेंजीन का केस, जब हम लेते हैं बेंजीन का केस, आपने कई बार पढ़ा होगा, बेंजीन की स्ट्रक्चर भी आपने कई बार ड्रा की होगी। आप ऐसे जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर बना देते हो, आप ऐसे भी जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर बना देते हो, आप ऐसे भी जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये तीनों स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होंगी। आप जो है बेंजीन की ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, आप जो है बेंजीन की ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, आप जो है बेंजीन की ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इस प्रकार से। तो अगर देखा जाए ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, हर एक केस में बेंजीन कैसे हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल कि सर ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है डेवर स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसको? डेवर स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ ये वाली जो बेंजीन है इसको नाम दिया जाता है कैकुले स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसको? कैकुले स्ट्रक्चर। तो डेवर स्ट्रक्चर और कैकुले स्ट्रक्चर, आजकल ये स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा यूज नहीं की जाती है, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है। ये जो फॉर्म हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म होती है बेंजीन की। अब ये ही स्ट्रक्चर मोस्ट एक्सेप्टेबल क्यों है? या फिर यहाँ बॉन्ड बनाया या यहाँ डबल बॉन्ड बनाया
या ऐसे बनाया, सारी बातें एक कैसे हैं वो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं एक बार एक इसकी डेफिनेशन ले लेता हूं जो मैंने और में बताया था कि ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। ऐसी इसकी जरूरत क्यों पड़ी हुई, इसका रीजन देखते हैं हम कि हमें बेंजीन की ये तीनों स्ट्रक्चर क्यों बनानी पड़ी भाई। क्योंकि जब अब होता क्या है, एक नाम होता है जिसको बोला जाता है मॉडल कॉन्सेप्ट, मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ इसके अंदर ऐसे ऐसे ये हुआ होगा, इस वजह से इसने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज शो की हैं, तो हम कुछ सर्टेन अजम्पशन देते हैं, हम कुछ सर्टेन थ्योरीज देते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एक प्रकार से मॉडल बिल्डिंग कंसेप्ट बोलते हैं। अब अगर आप देखोगे, आपने लेबोरेटरी के अंदर अगर आपने बेंजीन को देखा हो, बेंजीन का क्या फार्मूला होता है हमारा, C6H6 होता है। क्या आपने कभी दिखे भी उसके अंदर 6 कार्बन है? क्या आपको कभी उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड दिखाई दी है बेंजीन के अंदर? क्या आपको उसके अंदर 6 हाइड्रोजन दिखाई दी? नहीं। तो हाउ वी नो दैट इट इज C6H6? इसकी जो इमेजिनेशन है वो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा अलग अलग कंपाउंड को मिला करके उसके प्रोडक्ट देखते हैं क्या बना है, और फिर उसके बेसिस पर हम ट्राई करते हैं उसको बताने की। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाता है, मॉडल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। इसी तरह से डेवर ने भी स्ट्रक्चर दी थी भी कि हाँ ऐसे ऐसे इसके अंदर होता होगा, इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर उसने ऐसे दी। लेकिन कैकुले की जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो दूसरी डेफिनेशन में रेजोनेंस की क्या लिख सकता हूं कि जब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाए, मतलब ये जो बेंजीन है अगर हम केवल ये स्ट्रक्चर बना दे बेंजीन की और प्रॉपर्टीज को पढ़ने लग जाएं, तो ये देखा गया अकेली इस स्ट्रक्चर से बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था भाई? क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और यहां पर जब हम देखते हैं कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया ना तो उसकी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जितनी है, ना उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड जितनी है। इन बिटवीन मतलब हो ना हो, कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, तो इन दोनों के नाम की ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दी और इसको ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब क्या है रिंग का, कि जो डबल बॉन्ड है ना उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि हाँ यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, नहीं। इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द बेंजीन, वो पूरी बेंजीन के ऊपर फैला हुआ है डबल बॉन्ड। उसको क्या बोला गया फिर, रेजोनेंस। तो दूसरी डेफिनेशन क्या लिखूंगा भाई मैं, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर not explained by a single structure, not explained by a single structure, then to explain its properties, then to explain its properties, two or more structure are drawn, two or more structure are drawn कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड ए फिनोमिना, एंड ए फिनोमिना इज कॉल्ड ए, और उस फिनोमिना को क्या नाम दे दिया गया भाई, रेजोनेंस नाम दे दिया गया। क्लियर है? तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इसके बाद देखिए हम बेंजीन के अंदर जो है रेजोनेंस को देखते हैं, कैसे रेजोनेंस उसके अंदर होती है। क्योंकि पहली जो डेफिनेशन मैंने लिखी है सिंपल सी, अगर आप वो भी देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वही क्या होता है हमारा रेजोनेंस होता है। तो देखिए अगर मैं बेंजीन बनाता हूँ, आपको पता है बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। मैं एक प्रकार से इसको पहले इस फॉर्म में दिखा लेता हूँ। आपको पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन आपने पढ़ी हुई है, जहां पर भी
बैंड होता है वहीं पर एक कार्बन होता है। जैसे मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो जहाँ पर भी बैंड आता है, ये बैंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो जहाँ पर भी बैंड आता है वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है। फिर ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मान लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर हाइड्रोजन को और कार्बन को दिखाना नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ना हाइड्रोजन को लिखा जाता ना कार्बन को। इस स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके, अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो बन गए हमारे, 1 2 3, फोर्थ हमारे हाइड्रोजन, ये 1 2 3 फोर्थ हमारे हाइड्रोजन, 1 2 3 फोर्थ हाइड्रोजन। अगर आप देखोगे हर एक कार्बन की जो है टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, चतुः संयोजन, मतलब 4 के साथ जुड़ना, 4 के साथ अपना बॉन्ड बनाना क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंसी कहलाता है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय हम यहाँ भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया कोई ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता, मान लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये हमारे डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगी और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगी। एक इसकी शिफ्टिंग होगी, इसके शिफ्ट होते ही ये शिफ्ट होगा। क्या जो डेफिनेशन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ से शिफ्ट कर गया। अब जो पोजीशन हम शिफ्ट करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वो शिफ्टिंग दिखानी है, बाकी बॉन्ड को हमने जो है अपनी पोजीशन पर सेम रखना है। मतलब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पर क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड OH, क्या बच गया, एक लोन पेयर, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ लोन पेयर नेगेटिव, बाकी हमारे डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो क्या होगा, बेंजीन, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया लोन पेयर नेगेटिव, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर पॉजिटिव। रेजोनेंस उसी को समझ में आएगी जो शिफ्टिंग हो रही है केवल उसको दिखाए, बाकी को जो आप सेम रहने दे। अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा लोन पेयर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड OH लोन पेयर और ये क्या आ गया हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या बन गया भाई हमारा डबल 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 और यहाँ पे क्या आ गया फिर से OH लोन पेयर, 2 लोन पेयर वापस से हो गए क्योंकि ये लोन पेयर वापस से यहाँ पे आ गया। अब आप देखो बेंजीन को हमने ऐसे भी बनाया था और बेंजीन को हमने ऐसे भी बनाया था। तो देखिए शुरुआत में हमने ये वाली बेंजीन ली थी, इस प्रकार से इसके साथ ग्रुप लिया था, लास्ट में जो फॉर्म हुई इस तरफ डबल बॉन्ड आ गया है, ये वाला हमने बनाया है। लेकिन क्या किसी प्रकार से कोई चेंजिंग हुई है, नहीं, एक चेंजिंग हुई है। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, उसको नाम दिया जाता है फिनोल, क्या बोला जाता है, फिनोल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आता है कार्बन और ऑक्सीजन का, इसको स्ट्रक्चर 1 मान लेता हूँ, इसको स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5। तो जो स्ट्रक्चर 3, 4 और 5 है, इनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ गया भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिस कारण से इस बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट। बॉन्ड की क्लीवेज जो है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट। तो जनरल जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जैसे जब मैं एराइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाऊंगा आपको, वहाँ पे हम पढ़ेंगे फिनोल से जो है हम एल्वेरिन्स को बना नहीं सकते। उसका रीज़न यही है कि इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, जिस वजह से उस बॉन्ड की क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए अंडर नॉर्मल कंडीशन, याद रखेंगे ये वर्ड जरूर मेंशन करना है, अंडर नॉर्मल कंडीशन हम उसकी क्या नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड की क्लीवेज नहीं कर पाएंगे और हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये क्या होता है हमारा रेजोनेंस। तो फार्मूला क्या है हमारा इसका, C6H6। तो इस प्रकार से जो आप रेजोनेंस दिखा सकते हो। तो जब हम एरिन डाइजोनियम साल्ट की बात करते हैं तो उसमें भी बेंजीन के ऊपर क्या है, N2Cl है। तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे
वहां पर अब आपको आसानी हो जाएगी, जब आप N2Cl के अंदर रेजोनेंस दिखाओगे ना तो वहां पर आप उसको आसानी से लिख पाओगे। उसके बाद क्या आता है अभी हमारा नोमेनक्लेचर, कि जो डाइजोनियम साल्ट है उसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहली बात जो भाई नोमेनक्लेचर है उसको कौन डिसाइड करता है भाई, इसको मैं प्रोनाउंस करता हूं IUPAC। वैसे ज्यादातर टीचर्स या नॉर्मली इसको क्या बोला जाता है IUPAC, क्या बोला जाता है IUPAC, लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूं IUPAC। मतलब आपने देख करके किसी चीज को कैसे पैक किया है, ये मेरा अपना व्यू है भाई, ये कोई साइंटिफिक व्यू नहीं है, ठीक है, कि आप बोलो कि हाँ ये एक प्रकार से सार्वभौमिक सत्य है। मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ और अच्छा भी लगता है IUPAC। बेसिकली IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है भाई हमारी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म है भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उसका जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो कौन करता है भाई हमारा IUPAC करता है। तो IUPAC की जो गाइडलाइंस आती हैं, IUPAC जो गाइडलाइंस देता है उन गाइडलाइंस के बेसिस पर किसी भी कंपाउंड का क्या नाम लिखा जाता है भाई, उस कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो डाइजोनियम साल्ट का जो नाम है उसके अंदर बेसिकली जो है किस सफिक्स का यूज करते हैं, डाइजोनियम सफिक्स यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, सफिक्स डाइजोनियम का यूज करते हैं। अब हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम 3 पार्ट हो सकते हैं भाई, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या होता है भाई, जो हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ ए कार्बन एटम के बारे में। और सफिक्स हमें 2 टाइप के होते हैं भाई, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है कि जो चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड अगर है तो नाम के पीछे एन लगा देते हैं। अनसैचुरेटेड 2 तरह से हो सकते हैं, इन और आइन। डबल बॉन्ड होगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगा देंगे। सेकेंडरी जो सफिक्स है वो हमें बताता है भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर हिंदी में इसको बोला जाता है भी प्रत्यय, इसको बोला जाता है उपसर्ग और इसको बोला जाता है अव्यय। मतलब प्रत्यय किसी नाम के पीछे जो लगकर उसके अर्थ को बदल दे। तो यहां पर जो है अगर एन आ जाएगा तो चेंज कर जाए, सिंगल बॉन्ड है। इन आ जाएगा तो सारे कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे डबल बॉन्ड वाले। आइन आ जाएगा तो सारे कैरेक्टर हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले। फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाएगा, मान लिया फंक्शनल ग्रुप आ गया अल्कोहल, तो उसके लिए नाम के लिए क्या यूज किया जाता है, ओल वर्ड लगा दिया जाता है उसके नाम के पीछे। एल्डिहाइड आ जाता है तो अल लगा दिया जाता है उसके नाम के पीछे। तो इस प्रकार से जो हम अलग अलग जो सफिक्स है वो यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। इसी प्रकार से डाइजोनियम जहाँ पे भी होगा उसके लिए जो सफिक्स हम यूज करेंगे वो कौन सा सफिक्स होगा भाई, हमारा डाइजोनियम। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है भाई जो साइड चेन होती है हमारी उसके बारे में। कोई भी आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि जो चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक है। अगर चेन साइक्लिक हो तो नाम के साथ क्या वर्ड यूज कर दिया जाता है भाई, साइक्लोइड कर दिया जाता है। या हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम की, 1 कार्बन है तो मिथ यूज करेंगे, 2 कार्बन है तो इथ यूज करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे। तो कितना ही बड़ा कंपाउंड आपको दे दिया जाए, मैक्सिमम उसके अंदर 5 ही पार्ट आपको मिल सकते हैं। तो ऑर्डर हमेशा क्या होता है किसी भी कंपाउंड के नाम को लिखने का, सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखिए। उसके बाद अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है तो देखिए चेन साइक्लिक है या साइक्लिक है। साइक्लिक है तो साइक्लोइड कर दीजिए, साइक्लिक नहीं है तो उसको भी छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए उसके अंदर रूट वर्ड कितने हैं। बुक में इसको वर्ड रूट बोला जाता है, मैं हमेशा रूट वर्ड लिखता हूँ इसको क्योंकि ये रूट है एक प्रकार से। और फिर देखिए उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, उसके लिए प्राइमरी सफिक्स यूज कर लेंगे। और लास्ट में जो है हम उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे।
तो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड के अंदर भाई मैक्सिमम ये जो 5 पॉइंट है हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी पॉइंट जो आपको किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अंदर नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है भाई आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। नोमेनक्लेचर मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इनकी स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और क्या क्या व्यूज आए हैं डाइज़ोनियम साल्ट के बारे में वो। थैंक यू।